रिजल्ट पर क्या है। सर सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो फेड मीटिंग हुई है उसी से ही शुरुआत करना चाहेंगे। ओवरऑल वहां से जो आउटकम निकल कर के आया है उसका असर आप कमोडिटीज पर किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, फेड ने ब्याज दर जैसा एक्सपेक्टेशन था उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करा है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। एफओएमसी ने बताया है कि वहां पे बात चली है कि जो 2 कट है उसको कट करके 1 कट कर देना चाहिए। मतलब इस साल जो 2026 की एक्सपेक्टेशन है वो 2 कट की थी, लेकिन अब उसको उम्मीद कर रहे हैं कि शायद 1 ही कट रहे। लेकिन एक जो उनके मेंबर है उन्होंने तो रेट बढ़ाने की बात कर दी है, तो ये सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर टेंशन वाली क्रिएट हो गई है। क्योंकि अगर एफओएमसी रेट कट करने की बजाय अगर वो बढ़ा देता है तो मार्केट के अंदर गोल्ड जी। सिल्वर के अंदर जिस तरह से पैनिक देखने को मिल रहा है और ज्यादा यहाँ पे दबाव देखने को मिल सकता है। फेड की तरफ से क्लियरली बोला गया है कि तेल की कीमतें और महंगाई बढ़ती जा रही हैं। तेल की कीमतें अगर और बढ़ रही है तो महंगाई और बढ़ेगी। अगर महंगाई बढ़ेगी तो डेफिनेटली जो रेट कट है उसके ऊपर असर पड़ेगा और इतनी जल्दी जो रेट कट की उम्मीदें हैं उस पर कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा विराम लग सकता है। उन्होंने अर्थव्यवस्था पर सबसे पहली चीज बोली कि खर्च जो है, स्पेंडिंग जो है वो कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिल रहा है। अब जी। महंगाई अगर बढ़ती है आने वाले टाइम में, देखिए जो अभी डेटा आया था सीपीआई का वो फरवरी मंथ का जी। था। जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो बढ़ी हैं वो मार्च महीने में बढ़ी हैं, तो इसका जो डेटा आएगा वो अप्रैल मंथ में आएगा। तो अप्रैल मंथ में मार्च का डेटा निकल के आएगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ के निकल के आता है तो मान के चलिएगा कि ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि 2% जो एक्सपेक्ट कर रहे थे फेड वो अभी तक नहीं आ पाया है। 2.4% तक तो है, लेकिन अगर ये वापस से एलिवेट होता है, 3% को क्रॉस करता हुआ नजर आता है तो टेंशन फेड के माथे पे जरूर आएंगी। तो ग्लोबल यहाँ पे अनिश्चितता बनी हुई है। फेड भी अभी डेटा को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से डेटा अभी और हमको देखना होगा, आगे किस तरह की कंडीशंस रहती हैं उसके ऊपर उनका पूरा ध्यान है। उन्होंने एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखी है कि अगर वो अपना पद छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक मैं अपना पद नहीं छोड़ूंगा। चलिए, तो यहाँ पर जो है ओवरऑल ग्लोबल स्ट्रक्चर किस तरीके से नज़र आ रहा है कमोडिटीज़ के लिए, वो आपको शेयर किया है सर ने अपना नज़रिया उस पर। सर प्राइसेज़ को लेकर भी हम समझना चाहेंगे। पिछली बार भी जब आपसे डिस्कशन हुआ था, तो मैंने आपसे पूछा भी था कि गोल्ड जिस तरीके से एक रेंज में चलता हुआ नज़र आ रहा है और अब जो है इसमें अच्छी खासी गिरावट भी हम देख रहे हैं। सर, यहाँ से और डाउनसाइड हम गोल्ड को एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 147 पर तो चलते हुए नज़र आ रहा है। देखिए, लास्ट टाइम जब हमने आपसे बात करी थी तो मैंने क्लियरली एक चीज बोला था कि 1,58,000 का मेजर सपोर्ट है। अगर उसको ब्रेक करा तो फिर फर्दर डाउनसाइड पैनिक की बात करेंगे। तो जिन्होंने भी खरीदारी कर रखी है 1,58,000 का स्टॉप लॉस बिल्कुल मेंटेन करें। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 1,47,000 के आसपास चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ये पैनिक जो बन चुका है अभी और यहाँ पे पैनिक देखने को मिलेगा। जब तक डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी रहेगी तो गोल्ड के अंदर प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। इंडियन मार्केट में उतनी गिरावट नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी देखा जाए बहुत ज्यादा गिरावट है। आईएनआर की जो वैल्यू की बात करें तो आईएनआर 93 के जी। लेवल को क्रॉस कर चुका है। गोल्ड यहाँ पे डाउन है, सिर्फ और सिर्फ अभी जो तेज चल रहा है वो है डॉलर इंडेक्स। अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करूं तो इस समय 99.85 के आसपास चल रहा है। 100 के लेवल पे काफी होवर कर रहा है। अगर ये 100 के लेवल के ऊपर वीकली क्लोजिंग देता है, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर ये 100 के ऊपर वीकली क्लोजिंग देता है तो आने वाले टाइम में आप 103 104 डॉलर तक के टारगेट देख सकते हैं। तो ग्लोबल सिनेरियो में किस तरह की कंडीशंस बन रही हैं उसको ध्यान देना थोड़ा सा जरूरी है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं गोल्ड और सिल्वर की, अभी दबाव बना हुआ है, थोड़ा सा और पैनिक देखने को मिल सकता है। सिल्वर की अगर बात करूं तो 2,15,000 से 1,80,000 तक के टारगेट्स, और गोल्ड की अगर बात करूं तो 1,35,000 से 1,30,000 तक के टारगेट्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। कोई भी अगर उछाला मिलता है तो बिकवाली करने की सलाह रहेगी। ऑलरेडी यहाँ पे देखा जाए तो ऑलरेडी 13,000 पॉइंट यहाँ पे गोल्ड डाउन हो चुका है। सिल्वर की अगर बात करें तो 30,000 रुपए डाउन हो चुका है। अगर मैं ब्रेकआउट के बाद देखूं तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। एक बाउंस आने दीजिए, 1 से 2 दिन में बाउंस आता है तो वहां से वापस से बिकवाली आपको देखने को मिल सकती है। चलिए, तो यहाँ पर जो है गोल्ड और सिल्वर में आपको कहाँ पर खरीदारी करके चलनी है, ये आपको सलाह दी गई है और नीचे के लेवल्स कहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में, वो भी सर ने आप लोग के साथ में शेयर किया है। सर, हम डिमांड के लिहाज से भी समझना चाहेंगे कि चाइना की तरफ से लगातार बाइंग जारी है गोल्ड की, उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं एंड बाकी जो कंट्रीज हैं, उनका इंटरेस्ट अभी गोल्ड को लेकर के कैसा है? देखिए, बाकी कंट्रीज की तरफ देखें तो डिमांड डेफिनेटली चल रही है। कहीं पे भी अभी तक इंस्टीट्यूशनल बैंक की अगर बात करें तो वो लगातार बन रही है, और यहाँ पे चाइना की तरफ से भी थोड़ी सी डिमांड की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने डेटा के फ्रंट पे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा कम हुआ था। जनवरी में हमने बहुत ज्यादा डिमांड देखी थी, फरवरी में थोड़ा सा स्लगिशनेस था। अब मार्च के डेटा जो है वो निकल के आएंगे आगे आने वाले टाइम में। लेकिन अगर मैं बात करूं तो डेटा में गोल्ड की खरीदारी कम हुई है, खत्म नहीं हुई है, बाइंग भी चल रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंस्टीट्यूशनल बाइंग चल रही है, रिटेलर्स की अगर बाइंग की बात करूं तो वो काफी नरम पड़ी हुई है। छोटे ज्वेलर्स हैं इस समय काफी परेशान हैं क्योंकि उनके पास में खरीदार नहीं आ रहे हैं, और जो ज्वेलरी मार्केट का बिजनेस है
वहां पे बार्स में कन्वर्ट हो गया, ज्वेलरी में इतनी खरीदारी हमको देखने को नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मार्केट अगर सेटल होता है 1,30,000 के आसपास अगर आता है, तो वापस से एक बार खरीदारी मार्केट में देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा जो ट्रेडर है, जो इन्वेस्टर है, वो अभी यहाँ पे वेट एंड वॉच की स्थिति में है, और डेफिनेटली अगर 1,30,000 के आसपास मिलता है तो वापस से मार्केट में एक बार रौनक देखने को मिलेगी। चलिए, तो इन लेवल्स को देख कर के आप अब इस सलाह को चल सकते हैं, और साथ ही साथ कहाँ पर आपको सेल करना है ये भी आपको सलाह दी गई है। सर, चांदी के बारे में थोड़ा और मैं आपकी तरफ से समझना चाहूंगी कि इंडस्ट्रियल डिमांड को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि ऑल्दो हमने मेटल्स में भी देखा कि अच्छा खासा करेक्शन आता हुआ हमें नजर आया है। क्या इंडस्ट्रियल डिमांड जो है आगे भी चांदी के प्राइसेस को इसी तरीके से सपोर्ट करती हुई नजर आएंगी? देखिए, एक कहानी बनी थी पूरी की पूरी की ईवी वाली कहानी है, सिल्वर पूरी खत्म हो चुकी है, अब इस समय डिमांड जी। नहीं है, तो 1,00,000 से हमने 4,20,000 तक देख लिया। उसके बाद अब करेक्शंस हैं, तो वो सारी डिमांड कहाँ गई है मुझे भी नहीं पता है ईवी के अंदर। लेकिन मैं टेक्निकल की बात करूंगा, थोड़ा सा फंडामेंटल ये है कि इंडस्ट्रियल यूज है, ग्लोबल मार्केट में अभी टेंशंस बनी हुई हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा राइज हुए हैं। इस चक्कर में मार्केट के अंदर मेटल्स में स्पेशली अगर बात करूं तो बेस मेटल के साथ में सिल्वर दोनों के अंदर डाउनफॉल हमको देखने को मिला है, और ये थोड़ा सा पैनिक अभी और देखने को मिल सकता है जब तक वॉर वाली सिचुएशन रहती है। क्योंकि देखिए, वॉर वाली सिचुएशन के कारण आपको ग्लोबल मार्केट में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। इक्विटी मार्केट आप देख रहे हैं, वहां पे गिरावट देखने को मिल रही है, कमोडिटीज में आप देख रहे हैं, मेटल्स में गिरावट देखने को मिल रही है, गैस नहीं मिल पा रही है, क्रूड ऑयल में कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने को मिल रही है, प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गए हैं, हाई प्राइसेस हो चुके हैं। जो कंपनीज हैं उनको लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस नहीं बढ़े हैं, लेकिन उनकी जो लागत है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये सब चीजें एक मार्केट में क्रिएट हुई हैं, जिसके कारण अब थोड़ा सा पैनिक हमको देखने को मिल रहा है। तो ये सारे मेटल्स के अंदर ग्लोबल आर्थिक मंदी का जो इंडिकेशन है वो यहाँ पे दर्शाता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से हमें स्लो डाउन सिल्वर में और मेटल्स में, स्पेशली कॉपर के अंदर भी हमको देखने को मिला है। तो ये थोड़ा सा जो नेगेटिव पार्ट है अभी थोड़ा सा बना रहेगा जब तक ये ईरान वाला मैटर सॉल्व नहीं होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश जरूर करी थी कि ये मैटर शायद 2 दिन के अंदर सॉल्व हो जाएगा, तो क्योंकि वहां के लीडर को जिस तरह से उन्होंने खत्म करा था, तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि शायद ये खत्म हो जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी खत्म कुछ होने वाला नहीं है। और ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएट करा है, जिस तरह से उसने आक्रामकता दिखाई है, वो जी। अमेरिका तो छोड़िए, डोनाल्ड ट्रंप को भी बहुत ज्यादा आश्चर्य में डाल दिया है। जी हाँ, बिल्कुल, और यहाँ पर जो है उनका स्टेटमेंट भी एक निकल कर के आया था अभी हाल-फिलहाल में, जो है इज़राइल की तरफ से अ, ईरान के कुछ बेसिस पर जिस तरीके से अटैक हुआ है, वो भी एक सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रही है, और इक्विटी बाज़ार हम देख ही रहे हैं किस तरीके से जो है वो नीचे की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सर, हम ये भी ज़रा समझना चाहेंगे कि अगर हम गोल्ड सिल्वर के रेशियो को देखते हैं, तो ऐसे में दोनों ही प्रेशियस मेटल्स में आपको ज़्यादा स्ट्रेंथ किसमें लग रही है? देखिए, स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो इस समय दोनों के दोनों एक साथ ही एक रेंज में चल रहे हैं। सिल्वर, मैंने आपको लास्ट टाइम जब भी मैंने आपको बात करी थी, मैंने एक ही चीज बोली थी, सिल्वर ज्यादा टूटती है एज कम्पेयर टू गोल्ड। हमने उस समय 57 58 के आसपास का रेशियो चल रहा था, अभी 66 के आसपास चल रहा है। थोड़ा सा भी स्ट्रेंथ यहाँ पे और बनती नजर आएगी, हो सकता है 69 70 तक चला जाए, उसके बाद वापस से आपको सिल्वर रेशियो, गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे गोल्ड या सिल्वर, तो मुझे लग रहा है कि दोनों के दोनों अभी सेम रेंज में पैनिक में है। सिल्वर नीचे 2,15,000 से 2,00,000 के बीच तक टारगेट्स आ सकते हैं, और गोल्ड की बात करें तो 1,30,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सिल्वर थोड़ी सी अभी ज्यादा नेगेटिव है, लेकिन अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो $60 इज द रेंज जहां पे बहुत अच्छी खरीदारी हमको वापस से देखने को मिलेगी। ओके सर, थोड़ा-सा हम ये भी समझना चाहेंगे कि शॉर्ट ट्रेडिंग के लिहाज से क्या स्ट्रैटेजी अपनाए जाने चाहिए गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही? देखिए, शॉर्ट ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2,25,000 का जो एक मेजर सपोर्ट है उसके पास आ चुका है। अब यहाँ पे किसी को ट्रेड अगर करना है तो मैं एक्सपेक्ट ये करूंगा कि कोई छाला अगर मिलता है 2,37,000 2,40,000 के बीच में अगर मिलता है, तो 2,48,000 का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे वापस से बिकवाली कर सकते हैं। 2,25,000 का लेवल अगर टूटेगा तो फर्दर डाउन साइड पैनिक 2,22,000 2,15,000 तक देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड में अभी भी पैनिक है, 1,48,000 का मेजर जो सपोर्ट था वो ब्रेक कर चुका है। तो अभी भी यहाँ पे कंडीशन वही है, किसी को भी अगर बाइंग जोन में जाना है तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा रिस्की होगा, सेलिंग में जाना ज्यादा बेटर रहेगा। इस हफ्ते का थोड़ा सा इंतजार करिए, ऊपर के लेवल पे अगर आता है वापस से 1,51,000 के आसपास, मैं फिर बोल रहा हूँ 1,51,000 के जी। आसपास आता है, वहां पे शॉर्ट टर्म में सेलिंग करी जा सकती है, लेकिन 1,53,500 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। चलिए, बिल्कुल, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी आपको यहाँ पर सजेस्ट की गई हैं, इसके अकॉर्डिंग आप अगले आने वाले डिसीजन जो आप लेना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सर, कुछ सवाल आए हैं हमारे दर्शकों के। नितेश जी हमारे प्राइम दर्शक है, कह रहे हैं कि क्या सिल्वर जो है वो 2 लाख के नीचे जाएगी सर? देखिए, एक बार ट्रिगर कर सकती है। मैं सिल्वर को आज बहुत ध्यान से पूरा एनालाइज कर रहा था, तो मुझे एक चीज समझ में आई कि इसका लो था समवेयर अराउंड 30,000 के आसपास, उसका हाई है 4,20,000 के आसपास।
अगर इसको मैं 50% क्रैश के रूप में लेता हूं, क्योंकि सेम चीज क्रूड ऑयल के अंदर भी हुई थी कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस 50% पे बहुत टाइम तक झूले थे। एक 5500 5000 5500 5000 बहुत टाइम तक उसी रेंज में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद जिस तरह की हमको तेजी देखने को मिली है, आज हम देख रहे हैं कि 9000 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। सेम सिल्वर की कंडीशन भी यही है। मुझे लगता है कि 2,15,000 से लेके 1,80,000 इस रेंज में काफी होवर करेगा, काफी परेशान करेगा, लेकिन उसके नीचे जाना काफी मुश्किल लग रहा है। तो वो एक ऐसी रेंज रहेगी जहां पे आप बाय करके ऑप्शंस, अगर आपके पास में स्ट्रैटेजी है, उसको आप बेच सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बेच के उस लेवल पे चलेंगे तो मुझे लगता है कि एक लंबा टाइम अगर नीचे के लेवल पे इसने सस्टेन करा तो आपको बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। 1-2 लाख के नीचे जा सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं जा सकती है। कंडीशंस अभी जो तैयार हुई हैं उसके हिसाब से क्लियर है कि 2 लाख के नीचे एक बार जाना चाहिए। अगर 2 लाख के नीचे जाती है तो फिर वहां से बाइंग स्टार्ट होनी चाहिए। मैं वापस 1 लाख रुपए आ जाएगी, 50,000 हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 लाख के नीचे अगर जाती है तो खरीदारी के राय बनेंगे वहां से। चलिए, तो 2 लाख के नीचे जाए तो आप वहाँ से बाय के बारे में सोच सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पर सभी के सवाल जो है काफ़ी मिलते-जुलते हैं कि अगर हम नीचे की तरफ के लेवल्स देख रहे हैं तो वो कब तक सस्टेन करेंगे सर? और एक हमारे और दर्शक है धनंजय जी, ये कह रहे हैं कि सिल्वर अभी फिज़िकली बाय कर सकते हैं या फिर वेट किया जाए सर अभी? मैंने अभी आपको जैसे बात करी है 2,15,000 से लेके 1,80,000 जी, 80,000 ये एक रेंज रहेगी जहां पे आप धीरे-धीरे करके अपनी सिल्वर को एक्टिवेट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। दिस इज द बेस्ट रेंज जहां पे आप बाइंग करके चल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में कोई भी पैनिक अगर होता है तो बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि ये रेंज सबसे बेस्ट होगी। 50% टॉप से 50% की गिरावट एक बहुत अच्छी लेवल होते हैं जहां पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आने वाले टाइम में कुछ समय लग सकता है, कुछ टाइम लग सकता है जब तक ये पूरी सिचुएशन सॉल्व नहीं होती है, उसके बाद आपको वापस से इसके अंदर तेजी देखने को मिलेगी। 50% इज द बेस्ट टाइम। हाई से 50% कोई गिरावट हो रही है तो खरीदारी की राय रहती है। चलिए ठीक है। यहाँ पर सर हम ये समझना भी और चाहेंगे कि अगर हम थोड़ा-सा करंट लेवल की बात करते हैं या फिर जब तक आपने बोला है कि इन प्राइसेज़ को थोड़ा-सा सस्टेन करना चाहिए गोल्ड और सिल्वर को, तो ऐसे में ईटीएफ जो इन लोगों के पास में है, उनको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है? अभी के लेवल से जो है वो एग्ज़िट के मौके देखे जाएँ या फिर होल्ड करके चलें? मुझे लगता है कि एग्जिट का मौका बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म पैनिक है, शॉर्ट टर्म गिरावट देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म में अगर मैं बात करूं तो अभी भी मुझे गोल्ड बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति है। डॉलर इंडेक्स में तेजी के कारण और जो ईरान वाला मैटर हुआ है उसके कारण थोड़ा सा गोल्ड के अंदर दबाव आ रहा है। लोग यही बोलते हैं कि टेंशन हो रही है, टेंशन की वजह से गोल्ड क्यों गिर रहा है, जब ये तो सेफ हेवन एसेट है, इसको तो बढ़ना चाहिए था। जी, तो ये कंडीशन ऐसी है कि डॉलर इंडेक्स के अपोजिट ट्रेड करता है। तो यहाँ पे सेफ हेवन एसेट जो बना है वो बना है डॉलर इंडेक्स। लोगों ने डॉलर इंडेक्स के अंदर ज्यादा सेफ रहा है। क्रूड ऑयल की प्राइसेस जिस तरह से शार्प अपसाइड मूवमेंट हमको देखने को मिला, उसी की वजह से हमें यहाँ पे सिल्वर के अंदर दबाव देखने को मिला, गोल्ड के अंदर दबाव में देखने को मिला। तो ये डॉलर इंडेक्स सबसे ज्यादा मेजर क्रिटिकल रोल प्ले करता है किसी भी कमोडिटी के लिए। आज भी अगर देखा जाए तो सेफ हेवन में दो ही चीजें हैं, एक गोल्ड है और एक डॉलर इंडेक्स है। दोनों जी, दोनों अपोजिट मूव करते हैं। ये टेंशन कहां पे हुई है वो देखना बहुत जरूरी है। ये टेंशन मिडिल ईस्ट में हुई है। अगर यही टेंशन अगर यूएस साइड में होती तो डेफिनेटली गोल्ड प्राइसेस को आप अलग तरीके से देख रहे होते। अगर ब्रिक्स वाली कंडीशंस होती तो अलग तरीके से देख रहे होते। ईरान वाला मैटर जैसे ही सॉल्व होगा, ईरान वाला मैटर जैसे ही सॉल्व होगा, सीधा फोकस आपका आ जाएगा जितने बड़े ट्रेडर्स है उनका यूएस इकोनॉमी पे। और जैसे ही यूएस इकोनॉमी पे आएगा आपको गोल्ड वापस से बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आप सभी को पता है यूएस इकोनॉमी की जो स्थिति है वो अभी काफी कमजोर दिख रही है। चलिए ठीक है। यहाँ पर इन सभी बातों को बिल्कुल कंसीडर करके चलिए कि और आगे की स्ट्रैटेजी भी सर ने आपको बताई है कि अगर आप ईटीएफ में अगर आपका पार्टिसिपेशन है तो आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करके चलनी है। सर यहाँ पर हम ये समझना भी और चाहेंगे कि एंट्री लेवल्स के लिए जो है वो कितना वेट करना चाहिए? और अगर हमें फिलहाल पिक करना है गोल्ड ईटीएफ में या फिर सिल्वर ईटीएफ में तो ज़्यादा फेवरेबल आप किसे मान रहे हैं? और रिटर्न के लिहाज से ज़्यादा बेटर कौन है? देखिए अभी अगर मैं मानूंगा तो मुझे लगता है कि गोल्ड ईटीएफ थोड़ा सा भी एक पैनिक थोड़ा सा और आने दीजिए। 1,40,000 के नीचे अगर आना चालू कर देता है तो फिर 1,40,000 से 1,30,000 की जो रेंज रहेगी वहां पे आप बिल्कुल धीरे धीरे करके, सॉरी, स्टैगर्ड मैनर में आप वहां पे बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करूंगा सिल्वर की तो टाइम लगेगा, लेकिन सिल्वर भी आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न वापस से दे सकता है। क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि इसके अंदर जो $120 का हाई लगाया था उसके बाद में तो $60 एक बेस्ट रेंज रहेगी जहां पे आप वापस से एक्लिमेट कर सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों के अंदर निवेश करना आने वाले टाइम में बेहतर हो सकता है। लेकिन इस समय की अगर बात करूं तो निवेश के लिए सबसे ज्यादा जो ध्यान आपको देना है वो गोल्ड की तरफ देना है।